नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर के गद्दार यानी हुर्रियत और अलगाववादी, इनकी साजिश का आज एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि कश्मीर को जलाकर आबाद हुए अलगाववादी न सिर्फ पाकिस्तान और आतंकियों के एजेंट है, बल्कि इनके पास कश्मीर में हर आतंकवादी संगठन के आतंकी की ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। हुर्रियत के नेता शहीदुल इस्लाम के घर पर छापा मारा गया एनआईए की तरफ से। वहां एक लिस्ट मिली है। इस लिस्ट में इस बात का जिक्र है कि किस आतंकी संगठन के कितने आतंकी हैं, कितने लोकल हैं, कितने पाकिस्तानी हैं और इन सबकी पोस्टिंग कहां कहां हो रखी है। कश्मीर के किस जिले में कौन से आतंकी संगठन का आतंकी मौजूद है, इस लिस्ट में उन सब का ब्यौरा है। लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों के 158 आतंकियों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। यानी ये गद्दार अलगाववादी आतंकियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी रखते हैं और शायद करवाते भी हों। पत्थरबाजों को पैसा देते हैं, कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं, आतंक का कैलेंडर तैयार करते हैं और देशभक्त कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो फिर ये अब तक बचे क्यों रहे, जबकि आज से करीब 19 साल पहले, लगा दीजिए हिसाब, 1998 में अलगाववादियों के हवाला कनेक्शन का खुलासा हो चुका था 1998 में। और उसके बाद कई बार ये बात सामने आई कि हुर्रियत के नेता कश्मीर को जलाने के धंधे में लगे हुए हैं। तो सवाल ये साहब कि हुर्रियत की आतंकी साजिश सामने आने में 20 साल क्यों लग गए हमें, इसी पर बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। जरा जोर से बोलो। आजादी। जरा जोर से बोलो। आजादी। जरा ऊंचा बोलो। आजादी। हुर्रियत का रोल है पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान करेंगे हम। इस बात के लिए पाकिस्तान उनको हथियार देता है, पैसे दे रहा है कि ताकि ये लोग कल हमारे साथ ही जुड़ेंगे। अगर बॉर्डर पे फायरिंग होगी तो ये अंदर संभालेंगे, ये फौज को आगे नहीं जाने देंगे। फौज को रसद पहुंचानी होगी, वेपन पहुंचाना होगा, तो ये उसके लिए कवरिंग बनेंगे, रोकेंगे उन चीज़ों। अपने पास अपने अकाउंट में इनको नहीं होता है, अपने अकाउंट इनको पता होता है कि पूछताछ होगी, जांच होगी। ये ऐसे आदमियों के पास रुकते हैं जो इनके पास आएंगे, बात सुनेंगे, हफ्ते को उसी बात पर फोकस रहेंगे। अगर गिलानी को भी या शबीर शाह को भी यासीन मलिक को भी पैसा देना होगा किसी को, ये अपने हाथ से नहीं दे देंगे। ये इनको कोई एड्रेस दे देंगे, इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, हवाला का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, पाकिस्तान से मिले है, सऊदी अरेबिया से मिला है, मुस्लिम कंट्री से मिला है। ये तो पुरानी सरकारों ने कश्मीर में, कश्मीर की सरकारें हो या केंद्र की हो, इन्होंने कभी इस विषय को स्पर्श ही नहीं किया। जब ये खुलासा हुआ कि टेरर फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है और गहराई से देखा गया तो उनकी संपत्ति है, तो जाहिर है वो इसी तरह से संपत्ति बनी है। अब आप पूछते हैं ना पैसा कहाँ से आया। माफी चाहता हूँ ये कहने को, यहाँ से भी मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट इंडिया से भी फंड गया हुर्रियत को। वो किताब है, अगर आप पढ़ें इसकी दौलत की, उसने कहा है दी थी कि पैसा दिया गया। जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको ख़त्म करने के लिए एक रास्ता निकाला गया कि ये नहीं उठे। आज उसका नतीजा देख रहे हैं, भारत देख रहा है क्या हो रहा है। किसी को बख्शा क्यों जाना चाहिए, लेकिन सबूत होने चाहिए। अगर सबूत है तो जरूर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ताल ठोक के सवाल आज का पहला ये कि कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी भाई भाई हैं। सियासी छूट से अलगाववादियों ने लूट मचाई हुई। कानून के वार से अब तक ये देश के गद्दार बचे क्यों रहे?
सवाल चौथा ये भी कि कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को पाला किसने, पर्दादारी किसने की, और क्या पिछली यूपीए सरकार में अलगाववादियों के गुनाह छिपाए गए थे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे तक तलाशेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट लंबा चौड़ा मौजूद है। के शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अनिल गौड़ पीडीपी के नेता हैं, सेना में अफसर रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ है, सेना के मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित साहब जो कि रूट्स इन कश्मीर के सह संस्थापक है, जेएनयू से पढ़ाई की है। और इनामुल नबी साहब जम्मू कश्मीर से हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 1.5 मिनट आप सबको दिया जाएगा। शुरुआत अभय दुबे जी आज मैं आपसे करने वाली हूँ। 19 साल पहले ये बात क्लियर हो चुकी थी, ये बात सामने आ चुकी थी, अब तक क्यों ये बात या इन पर एक्शन नहीं लिया गया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और फिर आज जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी को खत्म करने के लिए पैसे दिए जा रहे थे सरकार की तरफ से, ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? रूबिका लियाकत जी, आपने जिस प्रकार कहा कि 1998 में पहली बार इस बात का खुलासा हुआ कि हवाला के कारोबार से हुर्रियत को पैसे मिल रहे हैं, तो मुझको संदेह होता है फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शायद, क्योंकि 2002 में उन्होंने हुर्रियत से आह्वान किया कि चुनाव लड़िए, उन्होंने जनवरी 2004 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग की कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, तो क्या ये दस्तावेज कहीं उन्होंने तो नहीं छुपा दिए? मुझे संदेह होता है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में भी, जिन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने एजेंडे में रखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्टेक होल्डर है, उनका कोई भी इंक्लिनेशन के बावजूद, कोई इंक्लिनेशन शब्द का अर्थ है कि उनके पाकिस्तान के झुकाव होने के बावजूद, मुझे संदेह होता है कि जब जी न्यूज के कार्यक्रम में मैं मौजूद था 1 साल पहले एनआईए के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि हमने हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की थी, वो क्यों रोकी गई? मुझे संदेह इस बात का होता है कि 30/5/17 को एफआईआर की गई और 24/7/17 को पहली गिरफ्तारियां की गई। महबूबा मुफ्ती ये बयान देती है ऑफिशियली कि इससे कोई कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, उनका झुकाव हुर्रियत के नेताओं की तरफ होता है। तो मुझे संदेह होता है कि महबूबा मुफ्ती ने शायद शरण दी थी। आउट ऑफ टर्न जब गिलानी के पोते को नौकरी बीजेपी और पीडीपी की सरकार देती है, तब मुझे संदेह होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का मिला जुला षड्यंत्र है शायद देश के खिलाफ। तो इस पर संदेह करने के बहुत सारे कारण हैं, मगर आज भी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है, कांग्रेस ने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दिया है। हमने अपने शीर्षस्थ नेताओं को आतंकवाद में खोया है, कभी किसी आतंकी घटना के समर्थक कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जानते हैं। आपको पता है मुझे संदेह किस बात का हो रहा है? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल जो है वाजपेयी की सरकार ने ये पेपर्स छुपा के रखे, अगले 10 साल कौन था? मुझे संदेह होता है कि फिर 10 साल आपने वो पेपर्स दबा कर रखे हैं। ईडी बार बार इस शब्बीर शाह को सिर्फ कागजी कार्रवाई के तौर पर नोटिस भेजता रहा, जवाब नहीं आया और आप लोग सोते रहे। आपने किसी तरह का कोई एक्शन इन पर नहीं लिया। पूरा आंकड़ा मैं आगे आपको गिनवा दूंगी, लेकिन के शर्मा जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये कांग्रेस बड़ी दूध की धुली कांग्रेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए 2011 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाण सामने आया जब पाकिस्तानी दूतावास के सामने एक व्यक्ति जो है पैसा ले पकड़ाता है उसके साथ में, और वो ये बतलाता है कि ये पैसा मैं जम्मू कश्मीर लेके जा रहा हूँ। यही नहीं, 2011 में गुलाम मोहम्मद भट्ट, उसके साथ 4 लोग पकड़े जाते हैं और उनके साथ पैसा पकड़ा जाता है। वो बताता है कि मैं जो है ये पैसा हवाला के जरिए से किलानी साहब को देने जा रहा हूँ। उस समय केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो उनको कोई भी जांच नहीं करते और उसका जो है उसे छोड़ देते हैं और उसकी कोई सोर्सेस पता नहीं करते हैं। यही नहीं, आपको एक अभी जो खुलासा हुआ है जो मीडिया के अंदर में, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मैं इसको बता रहा हूं कि 2011 में जब अमरनाथ का जो आंदोलन चला, उसके बाद 2012 में ये गिलानी साहब के जो दामाद थे फंटू जो हैं, उनको जो है वहाँ की सरकार मकान बनाने के लिए ज़मीन देती है।
सरकारी तौर पर जमीन देती है और ये कहती है कि आपने हमारी मदद की थी, इसके एवज में हम आपको जमीन दे रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र में एक निर्णायक सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है और यह सरकार निश्चित तौर से पर शर्मा साहब मैं रोक रही हूँ क्योंकि बजर राउंड है ये, आपको 1.5 ही मिनट मिलेंगे, आगे आपको पूरा मौका मिलेगा। लेकिन सुशील पंडित, ये क्या आपको ये मामला क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी जब आपकी हमारी बात हुई है तो आपने कहा है कि ये कोई नई चीज है क्या, ये तो हमेशा से सामने थी। तो फिर आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मामले को रफा दफा कर देंगी? हाँ, जिम्मेदारी से बच रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि दोनों दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सरकारों के बदलने, राजनीतिक दलों के बदलने के बावजूद ये रही है कि एक निरंतरता रही है हुर्रियत के प्रति एक रवैये की, और वो ये रवैया ये है कि हम आपके खून माफ कर देंगे, हम आपकी सारे गुनाह, सारे अपराध, उन पर आंख मीच लेंगे, आप एक बार हमारी तरफ ठीक से देखिए। तो आप उनको सहलाना, उनको पुचकारना, उनको मनाना, उनको हर तरीके की सुविधाएं देना केवल इस उम्मीद पर कि किसी दिन वो पसीजेंगे और हमारी कोई आधी पौनी बात मान लेंगे और उससे हम सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। ये एक ढर्रा चला आ रहा है। इसी ढर्रे ने पिछले 30 साल में कश्मीर को इस गर्त तक पहुंचाया है। और ये साफ है कि कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेतृत्व हो, किसी ने कानून की बात नहीं की, किसी ने सजा की, मुकदमे की बात नहीं की, किसी ने कहा कि साहब स्काई इज द लिमिट, आप मांग के तो देखिए, किसी ने कहा इंसानियत के दायरे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून के दायरे में आपके अपराधों की आपको सजा मिलेगी, ये चेतावनी किसी ने ना दी, ना इस पर कोई काम हुआ। अब जो शुरू हुआ है, उम्मीद ये है कि ये अपने अंजाम तक जाएगा, ये अपने पूरे कल्मिनेशन तक, कॉन्सिक्वेंसेस तक जाएगा, और जो 3 बड़े छूटे हुए हैं अभी, गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक, इनकी गर्दन पर भी हाथ जाएगा, वरना यह संशय बना रहेगा कि कहीं इस बार भी ले देकर छूट ना जाए। आप कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन तक अब लगता है कि पहुंच जाएगा। इनामुल नबी साहब, ये अलगाववादी, ये हुर्रियत के नेता सालों दर साल अरबपति होते चले गए, और कश्मीर की जनता को क्या मिला? इनाम। हेलो जी, आपसे मेरा सवाल है। इनाम मिला कश्मीर की? जी, मैं आपको बताऊं कि ये चाहे वाजपेयी, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने हुर्रियत को स्टेक होल्डर्स माना है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब एनडीए फर्स्ट था तब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुर्रियत वालों के साथ बात की। जब एनडीए फर्स्ट थी, जब वाजपेयी की बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने उनको दिल्ली में ब्यूरो ऑफिस खोलने को कहा। ब्यूरो ऑफिस था हुर्रियत का दिल्ली में। जब बीजेपी की सरकार थी एनडीए फर्स्ट, तब तो मिलिटेंटों के साथ नेहरू गेस्ट हाउस में डायलॉग हुआ हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के साथ। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब तो आपने इंटरलॉक्यूटर्स भेजे, केसी पंत, एनएन वोहरा को हुर्रियत लीडरों से मुलाकात करने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, राम जेठमलानी साहब हुर्रियत वालों से मिलने आते थे? फिर आप यूपीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी तो, मनमोहन सिंह साहब ने भी तो 2 बार हुर्रियत वालों के साथ बात की। ऑल पार्टीज डेलीगेशन में मिलजुल के सभी इकट्ठे आए, हुर्रियत वालों से मिले। फिर जहाँ तक आज में बड़ा, ये हमारे इस स्टूडियो में बैठे हैं पीडीपी के नेता भी बैठे हैं, उनको मैं कहूँ, मैडम आप मुझसे नहीं, मैडम से पूछे। मैडम ने एनआईए रेड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कहा और कहा हुर्रियत के अरेस्ट होने पर कि आप आइडिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। मिलिटेंट्स के किलिंग पर उन्होंने कहा यू कैन नॉट किल द आइडिया, और साथ में कहा कि वी नीड टू रिप्लेस द सेंटिमेंट ऑफ आज़ादी। आज मैडम भी आपको समझा रही हैं यहाँ आज़ादी का सेंटिमेंट है। फिर जब अब जो बीजेपी के साथ इनका जो इल्हाक है, क्या वो इसलिए हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था सेल्फ रूल देंगे, ड्यूअल करेंसी चलेगी, जॉइंट असेंबली सेशन होंगे, और आप समझ रहे हैं सर ये कौन से ख्वाब देख रहे हैं आप? ये कौन सा ख्वाब देख रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आता। इनामुल नबी साहब, इस पर मैं बहुत आराम से, आज तो इत्मीनान से चर्चा होगी। आप पत्रकार के तौर पर आए हैं आज यहाँ स्टूडियो में, इत्मीनान से इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कैप्टन गौर, क्या आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं उसका कितना असर पड़ता है सर, और एक एक शब्द को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न कर लिया जाता है, आप आज ये समझ रहे होंगे।
बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी ये कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। जो भी हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने बोला था कि ना बंदूक से ना गोली से बात बनेगी बोली से, ये उसको ट्विस्ट ऐसे करते हैं कि उसका मतलब ये है कि ये जो आज आप दिखा रहे हैं कि जिनके पास लिस्टें पड़ी हैं, ये मिलिटेंट्स की लिस्टें पड़ी हैं, ये सब कुछ पड़ा है, ये तो नहीं पता था। ये क्या हमें पता था कि ये सारा जो अंदर से ये सारा सिलसिला चल रहा है इनका, ऊपर से ये कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और मैडम ने, आपको पता है जिस दिन पहले दिन ये स्टोरी ब्रेक हुई थी, मैडम ने बहुत शब्दों में कहा था कि भाई अभी हमें ये दोबारा इनके रीलुक करना पड़ेगा। तो ये जो नबी साहब कहते हैं, इनको कहिए आप अपने ख्वाब में बैठिए। रहेगी बात आइडिया की भी बात मुफ्ती साहब का कहना था कि पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। आप आइडियाज को बंद नहीं कर सकते, आप आपस में बातचीत करें। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जी चाइना से बात करें। कल सुषमा स्वराज जी ने भी राज्यसभा में कहा कि डायलॉग, हम उसके लिए स्टैंड है कि डायलॉग होना चाहिए। पर डायलॉग किन के साथ? डायलॉग ऐसे लोगों के साथ नहीं जो अपने ही लोगों को मरवाते हैं, अपने ही लोगों की हत्या करवाते हैं। ये तो अब पता लग रहा है कि इतना गंभीर जो चीजें चल रही हैं, इसके लिए तो वाकई ही रीलुक करना पड़ेगा। कि बाकी डायलॉग के लिए आपका जम्मू के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, सिविल सोसाइटी है आपके पास कश्मीर में, सबके साथ डायलॉग करिए। एक हुर्रियत सिर्फ एक वन पोर्शन थी। ठीक है कैप्टन साहब, एक सेकंड। मेरा जो सवाल था आपसे ये था कि वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, उनको जो भी कहना चाहिए इस लिहाज से सोच समझ कर कहना चाहिए कि उनके शब्दों को कहीं भी कोई भी अपने हिसाब से तोड़ देगा, जैसा इनामुल नबी अभी कह रहे थे। हम यहाँ एक्शन लेने की बात करते हैं, जब एक्शन हो रहा है महबूबा मुफ्ती कुछ और कह देती है, डायलॉग करेंगे। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम किसी और स्ट्रैटेजी से या सरकार किसी और स्ट्रैटेजी से चलने वाली होती है और वहां पर आप उसका मीनिंग कुछ और निकाल देते हैं? ये क्या, इसका क्या माना निकाला? तो मैडम ने कहा आप उसको मत, आपसे मेरे को ये उम्मीद नहीं है। नहीं सर, एक सेकंड। मेरी बात सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरी बात सुनिए। जब मैडम ने ये कहा, जो कुछ कहा है वो हमारे पास रिकॉर्ड है। मैडम ने जो कुछ कहा है हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर है सर। एक सेकंड, आप मेजर जनरल दयाल का रुख करूं सर। यू विल हैव टाइम, हैव पेशेंस। मेजर जनरल दयाल, तब असलियत सामने आ गई। मेजर जनरल दयाल, उसको सुना दीजिए। ये रूट है सर, आप ये समझ रहे होंगे क्योंकि सेना वहां पर बहुत कर्मठ तरीके से ब्रांचेस को बार बार खत्म करती है। लेकिन सर रूट तो वहां पर है ना जहां पर पॉलिटिकल विल चाहिए खत्म करने के लिए इन सेपरेटिस्ट को, इन हुर्रियत लीडर्स को, जो अपने झोले तो भर रहे हैं सोने के सिक्कों से, और वहां पर आम कौम को क्या दे रहे हैं? पत्थर। मारो पत्थर। रूबिका जी, अगर आप उनको बिल्कुल बंद कर दें तो मैं अपना 1.5 मिनट लूं। जी सर। देखिए रूबिका, 28 साल से वहां जो भी कुछ चल रहा है इस देश में, अगर किसी आदमी को संकोच या शक था कि भाई ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है 1989 से, जियाउल हक के तहत प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू ISI स्पॉन्सर्ड है, और ये फुली हुर्रियत जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हिजबुल मुजाहिदीन तभी से आया, हुर्रियत का वो एक हिस्सा है, या यूं समझो हुर्रियत का एक रूप, या HM का एक रूप हुर्रियत है, और उसके बाद बाकी तंजीम आई जिनके सब का रूप हुर्रियत है। इसमें इस देश में जिस आदमी को सन 89 से शक है, संकोच है, मैं समझता हूं वो देश को गुमराह कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, हम लोग पहले दिन से बहुत क्लियर है, फौज पहले दिन से बहुत क्लियर है कि ये कैसे चल रहा है। लेकिन इस 28 साल में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और तकरीबन मैं समझता हूं 11 साल NDA की, और 5 साल मिलीजुली सरकारें रही हैं। तकरीबन अगर हर सरकार का रुख हुर्रियत के प्रति एक जैसा रहा है, और जो वहां की लोकल पार्टीज हैं उन्होंने हर बार पार्टनर्स बदले, और ये सबके साथ नेशनल पार्टीज हो चुकी हैं, और ये एक ऐसा गंद फैल चुका है, जैसे चीफ ने बोला ये डर्टी वॉर, ये डर्टी वॉर बना दी गई है। लेकिन आज की जो हकीकत ये है कि जो महबूबा जी ने स्टेटमेंट दी, आप बात कंप्लीट कीजिए, बजर राउंड जो है वो आप हो गया है, जल्दी से। हाँ। और रूबिका जी,
मैं जल्दी बात ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपनी दोबारा से ऑल आउट ऑपरेशंस कर रखा है, ये ऑपरेशन 1989 से चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत शहादत दे चुकी हैं। हम टेररिस्ट खत्म कर सकते हैं, हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, माहौल ला सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपको हुर्रियत को, अलगाववादियों को बात करने की जरूरत नहीं है, उनको समाप्त करने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर से उनको निकालने की जरूरत है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को और जो पत्थरबाज हैं और जो ऐसे लोग हैं जो इस आइडिया को स्पॉन्सर करते हैं, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको सिर्फ ईडी की कार्रवाई नहीं, आपको देशद्रोह के खिलाफ इनकी कार्रवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये टेररिज्म चलता रहेगा। हम तो टेररिस्ट को मारते रहेंगे, टेररिस्ट को मारेगी फौज, शहादत देगी। इस देश को हिफाजत के लिए, इस देश की जन्म मिट्टी के लिए फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी शहादत देंगी। 50 साल 100 साल अगर चलेगा टेररिज्म तो भी शहादत देगी, लेकिन टेररिज्म को करेगा। ठीक है, ठीक है मेजर जनरल, आपके पास आऊंगी। और ये जो इस टाइम पे नहीं, एक सेकंड, इस टाइम पे जो महबूबा जी ने स्टेटमेंट दिया है वो टेररिज्म के आइडिया को फ्लेयर करती है। ऐसे लीडर्स को इस टाइम पर ऐसी कोई भी भाषा का उपयोग जो है वो गलत है, वो गैर कानूनी है, आप तो खुद सेना का हिस्सा रहे हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ, व्हाट इज दिस आइडिया, संविधान के खिलाफ है। ये किस आइडिया की बात कर रही है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती जो आइडिया है उनका यही है कि जो अभी 53% जो J&K का चाइना और पाकिस्तान के अंडर है, जो अक्साई चीन और गिलगिट बल्तिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद का साथ है जो अंडर है, वो सारा का सारा एक यूनाइटेड J&K हो, वो है आइडिया। जहन में की होगी वो आइडिया, बाकी लोग और जी नहीं, और ये आइडिया उन्होंने 4 साल पहले मीडिया के सामने भी दी थी, तब उनकी बहुत खिल्ली उड़ी थी। बाकी लोग आपने बहुत खिल्ली उड़ाई थी, तब कहा था कि ये क्या बोल रही है, कहां बरगलाने की सर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ये क्या आइडिया है। नहीं कर रही हैं वो। इस आइडिया की बात महबूबा जी आपको गलतफहमी है मैडम, आप देखिए समारोह का बहिष्कार करने के बाद की आप समझ लीजिए, पूरे 5 साल पहले उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया था पूरा नक्शा, आप अपने टेप निकाल के अपने आर्काइव में देखिएगा। 24 को अरेस्ट हुआ और वो आइडिया था मुफ्ती साहब का भी कि तीनों खित्ते जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इकट्ठे चले और लोग जो है इकट्ठे हो, बयान दिया और तभी उन्होंने बीजेपी के साथ जो है ये गठबंधन, आप समझिए क्या हुआ। 24 को अरेस्ट हुआ, 25 को उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, 28 को दिल्ली में आके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, और 29 को उन्होंने घाटी में जाकर के ये कहा कि आइडिया के साथ क्या करना है। आप जरा पूरा सिलसिला देखिए घटनाओं का, आप आइडिया के साथ क्या करना वो भी पंडित जी आप बोल दीजिए ना। बात नहीं हो रही थी तब, नहीं अक्साई चीन की कोई बात नहीं हो रही थी तब। डोंट जस्ट लीव इन अ डोज, पतंगबाजी कर रहे हैं, डोंट लीव इन अ डोज, क्लियर इट आउट, स्पेल इट आउट। ठीक है, एक सेकंड, मैडम ने कहा कि जो भी आप ही है ना रूबिया जी का जो बयान आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैडम कहती हैं उसको आप तोड़ मरोड़ के सुनाते हैं, ये लोग उसको गलत लेते हैं और गलत सुनाते हैं। जो पूरी चीज है अगर आपके आर्काइव में टेप है आप निकाल के सुनाइए। मेरे सवाल को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। वो सूबे की मुख्यमंत्री, मैं बिल्कुल कोई नहीं करूंगा आपके सवाल को ट्विस्ट एंड टर्न, आप मेरे को जवाब देने की पूरा टाइम दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए इनामुल नबी बता ही रहे हैं ना कि हम क्या समझ रहे हैं उस स्टेटमेंट का मतलब। इनामुल नबी बता रहे हैं ना कि वो आइडिया क्या है, उनके लिए इनामुल नबी समझदार है, उसमें क्या देखिए ऐसा है जो पीडीपी का मैनिफेस्टो है आप उसको पढ़ लीजिए। जी हाँ, जो अभी इलेक्शन का हमारा मैनिफेस्टो में क्या है, जो एजेंडा मैनिफेस्टो कहता है कि बॉर्डर ओपन कर दीजिए, मैनिफेस्टो कहता है कि कश्मीर में शरिया लागू कीजिए, मैनिफेस्टो कहता है कि पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर में लगाइए, मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कहता है, शेयर्ड सॉवरेनिटी कहता है। शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब मालूम है, आप पाकिस्तान के साथ संप्रभुता बांटेंगे। You cannot overrule the parliament resolution, can you? एक सेकंड रुकिए। You are an ex-serviceman, sir. How can you overrule the parliament resolution? एक पॉलिटिशियन हैं, पर आपकी रूह आप जानते हैं सेना से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जब आप ये सारी बातें कहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते होंगे, बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं इतना आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। सर एक सेकेंड,
अब ये जो मैनिफेस्टो की बात आ रही है, मैं इस मैनिफेस्टो पर जाऊं उससे पहले शर्मा साहब अब मुझे ये बता दीजिए, ये मैनिफेस्टो जो सुशील पंडित बता रहे हैं ये तो वाकई बहुत खतरनाक मैनिफेस्टो है। रूबिका जी, और अब जो बयान आ रहे हैं वो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। रूबिका जी, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सुशील पंडित जी बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत चीजें हर चैनल में बताते हैं, 370 के बारे में आप मैनिफेस्टो निकाल के पढ़िए, मैं आपको पेज दर पेज बताता हूं। पता नहीं है, पेज नंबर 13 पर मैनिफेस्टो है, कह रही है कि शरिया लागू की जाएगी। पेज नंबर 10 पर वो कहते हैं कि ओपन बॉर्डर्स होंगे, आपके ख्वाब है, शेयर सॉवरेनिटी की बात करती है, पाकिस्तान करेंसी की बात करती है। रूबिका जी, मैं तो जब आप कैप्टन साहब एक मिनट कैप्टन साहब, मैं रूबिका जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि किसका मैनिफेस्टो क्या है, क्या वो कह रहे हैं, इससे कोई यानी विचार करने की आवश्यकता आज की डेट पे नहीं है। क्योंकि आज मैंने पहले ही अपने इंट्रो में कहा कि इस देश में एक निर्णायक सरकार है और वो निर्णायक कार्रवाई कर रही है। चाहे अभी हमें सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आपने देखा हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है। पहले आतंकवादी हम पर अटैक करते थे, हम उसको रिएक्ट करते थे, हमने सिस्टम चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज की है, हम चुन चुनकर आतंकवादियों को आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरा मोर्चा हमारा जो है अलगाववादियों का। ये ना कहिए कि जिस दिन हमारे सामने खुलासा हुआ है, जिस दिन हमको ये सारी चीजें आई हैं, उस दिन से आप निरंतर देखिए हमारी सरकार के तमाम एजेंसियों की कार्रवाई जो है वो निरंतर चालू है। ठीक है, और हम दिनों पे दिन कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कर रही हूं, इसमें कोई और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई शक सुबह नहीं रखना चाहिए कि हम किसी को छोड़ने वाले हैं। दुरुस्त आए, समझ में आता है, लेकिन अभय दुबे साहब देर से क्यों आए, मेरा सवाल आपसे है। एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, रूबिका जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो पंडित जी बोल रहे हैं, पहले नहीं एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पंडित जी को बोलिए दोबारा मैनिफेस्टो पढ़िए, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम विल बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। जब ये लिखा जाता है तो उसका क्या मतलब है? पंडित जी बहुत पढ़े हुए हैं, उनको पढ़िए, उनको कहिए जरा इसको समझ ले पहले, और उसके बाद में मुझे बताइए मैनिफेस्टो पर चर्चा नहीं हो रही है। एक सेकंड रूबिका जी प्लीज। नहीं मैं कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बात, मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैनिफेस्टो सामने रखा, आपकी सरकार बन गई, अब एक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है सर? एक्शन तो एक्शन हो रहा है ना मैडम, मुझे एक मिनट बात करने दीजिए मैडम। मैडम एक सेकंड सर, रुक जाइए, एक रुक जाइए। अभय दुबे साहब, मेरा सवाल अभी आपसे सीधा सीधा है। मैंने ये ही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है आज एनआईए एक्शन ले रही है, सबकी कमर टूट रही है। तो क्या आप लोग पर्दादारी करते रहे सर इतने सालों तक? आपके पास तो सारी चीजें थी, एनआईए किसने? चिदम्बरम साहब ने बनाई, फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? क्या वजह थी? आपको इस बात का खौफ था कि अगर इनको छेड़ा जाएगा तो ये परेशान हमें करेंगे, तो इनको थोड़ा पपोल कर रखो, सहला कर रखो इनको। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अभय दुबे साहब। बिल्कुल, ये बहुत प्रामाणिक रूप से जवाब देते हैं। आप याद कीजिए, जब वहां पीडीपी की भी सरकार नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार काम कर रही थी, हमने बार बार ऑब्जेक्ट किया कि ये मसर्रत आलम जो ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी है, इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर एसपी ने जारी किया, वो सरकार की कंसेंट से उसको रिजेक्ट करके छोड़ दिया। तब से ये परिस्थितियां डिटोरिएट होना स्टार्ट हुई। अरे अभय जी, आपने 10 साल क्या किया इसका जवाब दीजिए पहले। आप किसने आपने 10 साल एक बात सुन लीजिए। अब अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में इंटरवीन मत कीजिए, समझ लीजिए। अरे प्रधानमंत्री के मणिशंकर अय्यर जो प्रधानमंत्री के उसका जवाब दीजिए। आप मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों और हुर्रियत को मैं धन्यवाद देता हूं, और यह भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आप अपने 10 साल का हिसाब पहले बताइए। एनआईए ने क्या मुकदमा दर्ज किया है? एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया है वॉर अगेंस्ट इंडिया, से आपने उसको बढ़ावा दिया, आपने वहां किस तरह से उसके साथ जो है समझौता किया, आप उसका जवाब दीजिए पहले। 13, 16, 17, 18, एक सेकंड रुकिए अभय दुबे साहब, मेरी ये 10 उंगलियां हैं, आपके 10 साल है। एक सेकंड अभय दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी ये है कि जब इनको बेनकाब करना स्टार्ट करो तो ये इंक्रोच करते हैं डिबेट में। सर एक सेकंड, मेरा व्यूअर बहुत बहुत इंटेलिजेंट है सर, सुन लीजिए एक सेकंड। ये मेरी 10 उंगलियां हैं,
आपके 10 साल हैं। मुझे एक एक करके गिनाइए, आपने इन हुर्रियत के तमाम लीडर्स, इन तमाम नेता, इन सारे सेपरेटिस्ट जो पाकिस्तान से पैसा ले रहे थे, जो सरकार से पैसा ले रहे थे, जो अलग अलग जगहों से पैसा ले रहे थे और पत्थरबाज क्रिएट कर रहे थे, टेररिस्ट क्रिएट कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरी ये 10 उंगलियां हैं सर, ये एक एक करके नीचे जाएगी आप जब जब एक्शन बताएंगे। बताइए आबे दुबे साहब। बिल्कुल, मैं बहुत प्रामाणिक रूप से बात कहता हूं। मुझे एक रिपोर्ट आप अभी कार्यक्रम में बताइए जिसमें यूपीए की सरकार ने 10 साल में कुछ छुपाने की कोशिश की हो। नहीं तो मेरे पास प्रमाण है, आपके चैनल पर मैं बैठा था, 1 साल पहले रिपोर्ट बताई और अभी आकर उस एनआईए के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि 1 साल पहले से हम जांच कर रहे थे। 2011 का आप रिपोर्ट बताइए, गुलाम नबी भट्ट का जो पैसा पकड़ा उस पर आप समझ लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। बीच में जमीन किसने दिया है? 2012 में गिफ्ट में जमीन किसने दिया? अरे किसने गिलानी के दामाद को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। 2012 में जमीन इतने गंभीर मामले थे, इतने। सुनिए 1 मिनट, देखिए ये आप सुन लीजिए। आपने क्यों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्टेक होल्डर बताया और ये लिखा अमित शाह जी ने और पीडीपी ने हस्ताक्षर किया उस पर, और ये कहा कि हमने वार्ता नहीं की, लेकिन आप तो गुलाम नबी साहब सदन में बैठकर हमेशा जो है तरफदारी करते रहे। अगर ये अपराध किया है तो ये अपराध कितना बड़ा है? आप बार-बार ये कहते थे बातचीत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री के सामने ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि हुर्रियत की 10 उंगलियां ऐसी की ऐसी रही। मुझे एक वैलिड एक्शन अभी नजर नहीं आया। आपको पता, आप दोनों जब इस तरीके से देश की दो बड़ी, सुनिए सर, देश की दो बड़ी नेशनल पार्टियां आपस में जब इस तरीके से लड़ती है कि तुमने क्या किया और तुमने क्या किया, तुमने उसे पाला और तुमने इसे पोसा, आपको पता है ये शाहिदुल जैसे लोग जो है इसका फायदा उठा ले जाते हैं। आप इस बात का एहसास नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स की जगह रहती है, लेकिन खेल ये लोग करके ले जाते हैं। आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका याद रहता है, आपको अपना एक्शन याद नहीं रहता है। अब दुबे साहब फिर उंगलियां ऊपर करती हूं। बिल्कुल, मुझे बताइए क्या एक्शन लिया आपने इन गिलानी सरी के लोगों पर? जब आप सुन लीजिए, ये जो आज बात कर रहे हैं आतंकवादियों के ऑल आउट की, 2010 में 270 आतंकी मारे, आज 236 सैनिक शहीद हुए हैं। साउथ एशियन मॉनिटरिंग की रिपोर्ट देख लीजिए, वो कहते हैं 73% सैनिकों की शहादत बढ़ गई है। मेरा आग्रह इतना है कि अगर बैकड्रॉप में आप पंजा लगाते हैं तो कमल का चिन्ह लगाइए और इस कमल के चिन्ह के साथ इनका अपराध भी बताइए भारतीय जनता पार्टी का, कि जब इनको सब जानकारी थी उसके बावजूद हुर्रियत को प्रोटेक्ट करने का काम क्यों किया। और आज भी सुशील पंडित जी ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया कि तीनों बड़े नेताओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है हुर्रियत के। ये पंडित सुशील पंडित का सवाल बहुत शब्बीर शाह पर कर रही हूं, मैं सवाल गिलानी पर कर रही हूं, मैं सवाल इन सारे के सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स के उन सारे प्रूफ्स को लेकर कर रही हूं जो आपके पास हमेशा से थे। प्रोटेक्शन में है कि नहीं वो बीजेपी पीडीपी सरकार के? आपने क्या मुझे किया? बताइए, आज भी उनको सुरक्षा दी हुई है कि नहीं? साहब आपने क्या किया? अमरनाथ के यात्रियों को तो मौत के मुंह में झोंक दिया, मगर सेपरेटिस्ट को सुरक्षा देकर क्या किया? आपने सुरक्षा हमने तो पीस रिस्टोर किया था कश्मीर में, जब हम 2014 में सरकार छोड़ करके गए थे। बार-बार आपसे ये सवाल पूछ रही है, 5:32 हो गए हैं। डेमोक्रेसी को हमें भी बात करने दीजिए। हुर्रियत ने कहा था जवाब नहीं है कि मैं असेंबली का मैडम हमें भी बात कीजिए। उसके बावजूद 65% वोटर इनामुल नबी, आप एक पत्रकार के तौर पर हैं, 200 करोड़ की संपत्ति गिलानी के पास कहां से आ गई? कहां से आ गई 200 करोड़ की संपत्ति? कहां नौकरी की उन्होंने ऐसी? कहां नौकरी की कि 200 करोड़ का मालिक बन बैठा गिलानी? टैक्स रिटर्न फाइल किया वो कहाँ है? पर रूबिका जी आज जब इतने प्रामाणिक दस्तावेज है तो सुरक्षा क्यों दी हुई है गिलानी को? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूं, बढ़िया सवाल है आपका, लेकिन मेरे उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो 2010 से अपने घर में नजरबंद है। मुझे हसरत हो रही है आप पर। आप 10 साल आपने हुकूमत की, आपको ये भी पता नहीं। आपकी हुकूमत ने उसकी रेजिडेंस को जेल टर्न किया, उन्होंने उसके घर को सब जेल मुंतकिल किया। अभी मैडम थोड़ी प्रूव, अभी वो एलिगेशन है, जब वो प्रूव होगा तब वो गिलानी साहब आपको बताएंगे उतना रकम अगर आया भी होगा कहां से आया है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। अभी आप
कागजे गोड़ों को दौड़वा रहे हो यहाँ से वहाँ। अच्छा। हमें क्या पता 200 है या 20,000 का है, क्या है 20,000 नहीं, 200 है या 20,000 करोड़ है। आप ये कह रहे हैं इससे ज्यादा हो सकता है, अभी तो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा के लिए आप डिस्कशन, अगर डिबेट हम करें, डिबेट से कोई आउटकम आना चाहिए। बाकी हम वो आपस में बीजेपी और कांग्रेस वाले राजनीति करेंगे या बाकी लोग राजनीति करेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। 70 साल से मैंने डिबेट ही तो हो रहा है, बातचीत ही तो हो रही, आउटकम पता है क्या है? गिलानी साहब 200 करोड़ की संपत्ति बना गए, शब्बीर शाह खूब सारा पैसा अपने बटुए में डाल दिया, ठीक है? यही उसका सिला निकला। इसका आउटकम ये है नामुल नबी साहब। मैडम वो ये इंटरलॉक्यूटर्स अपने से पूछे, वो आप बीजेपी वाले जवाब देंगे जब वो इंटरलॉक्यूटर्स इनके पास भेजते हैं। ये हुर्रियत वाले सेंटिमेंट से हैं, सेंटिमेंट हुर्रियत से नहीं है। कल को अगर सारे हुर्रियत वाले भी बंद होंगे तब भी सेंटिमेंट जारी रहेगा। इसीलिए आपको रियल इशू पर आना चाहिए, सेंटिमेंट को एड्रेस करना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए सर, कश्मीर को पढ़ाई चाहिए मैडम, सरकारी नौकरी चाहिए। मेरी बात सुनिए, की बुलंद आवाज आप सुनते नहीं है। कश्मीर जो है मैडम मैं सुनाता हूँ ना, डेमोक्रेसी में यकीन करता है। ये तो आप जैसे चंद लोग हैं। अगर सरकारी नौकरी चाहिए होती तो 1996 से लेकर 2002 तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार में 1.5 लाख लोग मुलाजिम लगे। कश्मीर सरकारी नौकरी चाहिए इनाम साहब, सरकारी नौकरी होती, सरकारी नौकरी से मसले का हल निकलता। तो 96 से लेकर 2002 तक आपने 1.5 लाख जवानों को नौकरी पर लगाया, लेकिन वो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहना चाहिए था। लेकिन हमारा जो सेंटिमेंट है उसको आप सरकारी नौकरी या पैकेज से एड्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए पॉलिटिकल पैकेज की जरूरत है, उसके लिए राष्ट्रवादी की जरूरत है, उसके लिए आपको अपने सुनिए गिलानी साहब के किसी भी रिश्तेदार की सरकारी नौकरी है क्या? आप बता देंगे, आप तो पत्रकार हैं क्या? होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, हो सकती है, मुझे नहीं पता जाती तो, लेकिन मैंने सुना है नसीम साहब तो हैं। जी उनके पोते को सरकारी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। एक पोते साहब रिसर्च ऑफिसर लगे हैं, सारी शर्तों को लगे हैं, सारी शर्तों को ताक पे रखकर। बिल्कुल ठीक कहा सुशील पंडित जी ने। सलाउद्दीन के 5 बेटे सरकारी तनख्वाह पर जिंदा हैं और उनकी प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए सलाउद्दीन फोन करते हैं तो मंत्री खड़े होकर के ऑर्डर जारी करते हैं। ये हालत कर दी है व्यवस्था की। रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए उनको सलाउद्दीन को वहां से फोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों में उनके लिए रेस्पेक्ट है, चाहे वो हमारे हो या मिलिट्री ने किया, बिल्कुल रेस्पेक्ट है, उनको किसी की फोन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात क्लियर कर दी ना नामुल नबी साहब। तो ये जो पत्थरबाज है, इनको आप ये कह रहे हैं ना पत्थर छोड़ दो, पत्थर फेंक दो, सरकारी नौकरियां लो, यही कह रहे हैं ना? मैडम के बेटे कर रहे हैं, बिल्कुल हम कह रहे पत्थर मत चलाइए, हम कह रहे मैडम आप बोल ही नहीं देते, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल हम इन चीज के खिलाफ है, वायलेंस के खिलाफ है, चाहे गन हो या पत्थर हो। खुदा के लिए पत्थर भी रोक लीजिए और बंदूक भी रोक लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको राशुमारी करनी पड़ेगी, वादा अपना पूरा करना पड़ेगा। खुद ये दोनों शर्तों पे आप ऐलान करेंगे उस दिन ये बंद होगा। हर 5 साल ब्लैकमेल राशुमारी हो जाती है सर, वोटिंग के जरिए होती है, ठीक है? फिर पीडीपी चुन के आती है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनकर आती है, बीजेपी चुनकर आती है, फिर बाइकआउट भी होता है 94%, फिर 94% बाई इलेक्शन में बाइकआउट भी होता है। मैं डिबेट को आगे अगर ये रेफरेंडम है फिर आपको रेफरेंडम हो गया। यहाँ ईद भी बनाते हैं उनके इशारों पर। मैं कई एक सीट का रेफरेंडम यहाँ मैच जीतने पर सेलिब्रेशन होता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ मैच जीतने पर भी सेलिब्रेशन होता है। खुदा के लिए आप इल्यूजन्स में मत रहिए, आप इल्यूजन्स में मत रहिए। अगर आपने लेना है तो तीनों खित्तों का लीजिए। अगर आप इलेक्शन को रेफरेंडम मानते हैं, फिर बाई इलेक्शन ये हो गया। बाई इलेक्शन में तो आपको खाली 6% मिले, 94% ने तो रिजेक्ट किया, फिर ये हो गया, फिर क्या मसला है? शर्मा साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मसला है, डर किस बात का? अगर आप इतने श्योर हैं, लद्दाख आपके साथ है, जम्मू आपके साथ है, ये जो पत्रकार महोदय हैं, देख लीजिए, कराइए, फिर डर किस बात का? रूबिका जी, कम से कम आप कश्मीर की समस्या को मत देखिए। 2 मिनट लेना चाहता हूं। ना कश्मीर की समस्या को इनके नजरिए से देखिए और न ही इनके नजरिए से कश्मीर समस्या की समाधान को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के वो पालतू हैं। ये
कि उनकी रोटियों पर ये दुम हिलाते हैं। तो आप स्टेक तो होल्डर क्यों इनको मानते हैं? हाँ ये भी आएंगे, ये भी क्या आप चाहते हैं यहाँ हालात खराब ही रहे? ये धीरे धीरे क्या आप चाहते हैं यहाँ फौजियों की लाशें गिरे? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ सिविलियन मरे? क्या आप चाहते हैं आपको कश्मीर के बगैर चाहिए? हम तो मसले का समाधान चाहते हैं, हम मसले का हल चाहते हैं। ऐसे लोगों हम नहीं चाहते कि लाशें गिरे यहाँ, चाहे फौजी हो या पुलिस वाला हो, मिलिटेंट हो या सिविलियन हो, मरता तो इंसान ही है ना। आपने यहाँ नौजवानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये कश्मीर के किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो केवल पाकिस्तान के नोटों पर ये जो है नेशनल टीवी में मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, मान गए। सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं आप इन सेपरेटिस्ट को? लीजिए ना वापस, खर्चा क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? लीजिए ना वापस, कब करेंगे? देखते जाइए, इसकी कार्रवाई देखते जाइए। दुबे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल रूपिका जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप देखते जाइए, हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये 7 लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर कार्यक्रम में साल भर से ये चल ही रहा है ना, उस पर एब्डक्शन का मुकदमा दर्ज किया सेना के अधिकारी। शर्मा साहब इसका जवाब दे दीजिए आप। हाँ, सुशील पंडित। पिछले साल एक आरटीआई में ये पता चला कि 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है हुर्रियत पर इस सरकार ने पिछले 506 करोड़ सर। जी हाँ, और जब ये कहा गया अच्छा इतना खर्च किया है तो अब रोक देंगे, तो गृह मंत्रालय से फौरन इस बात पर एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, इसमें हम कोई खर्च कटौती नहीं करने वाले हैं, कुछ बंद नहीं करने वाले हैं, तो सिर्फ जानकारी दी है, कुछ बदलेगा नहीं। तो इतनी आतुरता से ये पालते हैं इनको, और पता चलने के बाद भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आप इनकी सिक्योरिटी और उस सिक्योरिटी में लगे हुए अफसर मारे जाते हैं, लिंच किए जाते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं, उनके परिवार को आकर के चिरौरी और गिड़गिड़ाना पड़ता है गिलानी के सामने कि आप कृपया हम लोगों को बख्श दीजिए, हम केवल हमारे घर के लोग केवल एक ईमानदारी की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है पंडित साहब, एक सेकंड। हाँ शर्मा साहब प्लीज एक सेकंड। एक तो ये आप देखते जाइए, ये काम होगा। मैं ये जवाब नहीं सुनना चाहती हूँ, ना देश की जनता सुनना चाहती है। ये हमारा टैक्स का पैसा है जो इनके ऊपर इस तरीके से खर्च होता है, और उल्टा यही हम पर चोट करते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये जो सहूलत इनको दी जा रही है, ये छीनी क्यों नहीं जाती है? मजबूरी क्या है आपकी? ये बिल्कुल छीनी जाएगी रूपिका जी, ये बिल्कुल छीनी जाएगी। आज आप जिन 7 लोगों को देख रहे हैं जो हिरासत में है, इनमें भी जो सुरक्षा इनके पास थी, जो इनको कुछ लोगों को इसमें मिली हुई थी, वो भी अब दूसरी सुरक्षा में आ गए ना, वो अब देश के कटघरे में आ गए हैं ना। इसी तरह से अब ये लिंक सामने आ रहे हैं, ये खुलासे हुए हैं, इसकी जांच प्रारंभ है, और मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, यह सरकार किसी भी तरह से इन आतंकवादी, अलगाववादी, इनसे समझौता नहीं करेगी, इनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं देगी। हमें जैसे जैसे इनके जो है लिंक मिलते जाएंगे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर कार्रवाई करेंगी, और यही कार्रवाई नहीं, हम निर्णायक कार्रवाई तक जाएंगे। अरे कौन विश्वास करेगा आपके वादों? अरे अभय साहब, आप तो छोड़ दो। नितिन गोगोई के एफआईआर बताइए देश के सामने, आप विरोध करते थे। आपने कितनी बार आपके प्रवक्ताओं ने साहब तो उसका समय रूबिका जी भी विरोध कर रहे थे। गुलाम नबी साहब तो कह रहे थे साहब उनका मानवाधिकार दिख रहा था, आपको पत्थरबाजों का मानवाधिकार दिखता है, आपने अपहरण का मुकदमा दर्ज आपको मानवाधिकार पत्थरबाजों का दिखता है, आपको उन पत्थरबाजों का मानवाधिकार दिखता है। उसकी एफआईआर हटा लेंगे। एक सेकंड अभय जी, मैंने शर्मा जी से एकदम जो सवाल आपने पूछा, जो जनता के जहन में था, जो सुशील पंडित साहब के जहन में था, जो मेजर जनरल दयाल के जहन में था, वो सारा सवाल हमने पूछे, शर्मा साहब ने उसका जवाब दिया। हो सकता है आप उस जवाब से नहीं इत्तेफाक रखते हो, अंडरस्टूड। आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मेरी 10 उंगलियां अभी भी खड़ी, आप कहें तो वो 10 उंगलियां अभी भी है। साहब आपने क्या एक्शन लिया? आप क्यों पर्देदारी करते रहे? आप क्यों इनसे खौफ खाते रहे? आप क्यों ये सोचते रहे कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इनकी ना सुनी गई, इनको चुप ना रखा गया तो ये तबाही मचा देंगे? क्यों अभय दुबे जी? रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, हमने कोई स्पेशल प्रोटेक्शन देने का प्रश्न ही नहीं था। जो डेमोक्रेसी रिस्टोर की थी वहां पर, जो 65% तक का वोटर टर्नआउट था, जिसको ये रेफरेंडम कह रहे हैं, ये कांग्रेस का ही कंट्रीब्यूशन था। मैंने आपको सिलसिलेवार देखिए, जिस बार एक बात रूबिका जी, आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं।
अगर आप ये समझते हैं कि प्रामाणिक रूप से अगर सरकार अगर 2014 का इलेक्शन रेफरेंडम है, प्रोटेक्ट करे, फिर 2017 का भी इलेक्शन रेफरेंडम है। आपको पूरा मौका दिया अभय दुबे जी, मेरी 10 उंगलियां ऐसी की ऐसी रही। एक तो आपका ये अरे ये था, पीडीपी और मैंने जोड़ दिया, पीडीपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आस्था है, भारत के खिलाफ आस्था है, भारत के समर्थन में रेफरेंडम है। मेजर जनरल दयाल लास्ट के 10 सेकंड दे पाऊंगी क्योंकि मैं आपके पास आ ही नहीं पाई। 10 सेकंड सर, फिर मुझे वाइंड अप करना है। जैसे आप मेरे पास नहीं आ पाए, ऐसे ही देश की जनता और देश की पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं जा पाती। आप लोग ये पूरा पॉलिटिसाइज गेम है। जैसे आप मुझे भूल गए, ऐसे देश जब थोड़ी सी शांति होने लगती है सेना को भूल जाती है। नहीं सर, ऐसा नेशनल पार्टी जो है वो एक पॉलिटिक्स खेल रही है, लोकल पार्टीज जैसा तवा है वैसे। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसा तवा गर्म है लोकल पार्टी जैसे रोटी सेकती है। आप लोग समझ नहीं रहे। नहीं पूरे नो ये जो इन्होंने दोनों ने बातें की है, नहीं, इन दोनों ने जो बातें की उसकी कोई मीनिंग नहीं है। आप मीनिंग नहीं समझ रहे हो। अगर इस देश में जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं, जब आप इन पर कार्रवाई करोगे हुर्रियत पे, नेशनल पार्टीज पॉलिटिसाइज करेंगी, वहां के इंटेलिजेंसीज कुछ ऐसी रिपोर्ट देंगी, लोकल पार्टीज जैसे मुफ्ती महबूबा जी ने अगर ये कह रहे महबूबा जी की नीयत ठीक है तो कल स्टेटमेंट दिलवाएं कि उनका मतलब है कि जो एलओसी के परली तरफ जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है उसमें रेफरेंडम कराएंगे, उसको हम लेंगे। वो बोलते क्यों नहीं? ये आइडिया उनका नहीं था। उनका आइडिया यही था कि इनको वो मदद करना चाहती थी, इनको देश से आज नहीं मिली, ये अच्छी बात है। बीजेपी ने उनकी सपोर्ट नहीं की। की आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है शर्मा जी। ये जो है सर्विसमैन की तरफ टेररिस्ट को तो हम हटाएंगे, लेकिन टेररिज्म आपको एक सजेशन है, क्या इंतजार करें हम? कल तक ऐसा कोई बयान आएगा? क्योंकि बाकी सारे बयान जो आते हैं वो हमेशा ऐसे आते हैं जैसे वो दूसरी तरफ की ज्यादा पैरोकारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपने उठाया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसको उठाने के लिए।